नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक फिर से नई क्लास में। आज जो हमें सर की क्लास होगी वो होगी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी होना। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किन किन परिस्थितियों में, किन दवाइयों के लेने से या किन बीमारियों में हमारे शरीर में प्लेटलेट घटने लगते हैं और हमें उसका समय पर क्या उपचार करना चाहिए, कब हमें प्लेटलेट्स या ब्लड चढ़ाने की जरूरत है। ये सारी बातें हम आज के इस क्लास में देखेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि और भी ऐसी क्लासेस आगे आती रहेंगी तो आपको तुरंत मिलती रहेंगी। और यदि आपके कोई सवाल, डाउट, सजेशंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बुलाते हैं अमित सर को और शुरू करते हैं आज की क्लास। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब होता है प्लेटलेट, पीनिया मतलब होता है कमी। तो प्लेटलेट की कमी, पीनिया सफिक्स है, पीनिया सफिक्स कहीं पे भी लगा हो तो उसका मतलब ही होता है कमी, किसी भी चीज के आगे हो। ल्यूकोपीनिया मतलब डब्ल्यूबीसी की कमी, पीनिया मतलब कमी, और एक साइटोसिस होता है, साइटोसिस मतलब ज्यादा। अगर ये वर्ड जहां पे भी सफिक्स यूज होता है वो बड़ी चीज है। वैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस होता तो बढ़ा हुआ, मतलब प्लेटलेट बढ़ गए। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में कुछ बेसिक्स, मतलब प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक्स बातें पता कर लेते हैं। सबसे पहला, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है प्लेटलेट की? 1.5 टू 4.5 लाख, ये नॉर्मल वैल्यू पर माइक्रोलीटर में गिनी जाती है। माइल्ड, इसके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 3 टाइप का होगा, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड होता है 1.5 टू 1 लाख प्लेटलेट काउंट, मॉडरेट होता है 50,000 टू 1 लाख, और सीवियर होता है लेस देन 50,000 प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट की नॉर्मल लाइफ कितनी होती है? नॉर्मल लाइफ होती है ऑलमोस्ट 7 टू 10 डेज। और अगर ट्रांसफ्यूज्ड प्लेटलेट है, ट्रांसफ्यूज मतलब कहीं से ट्रांसफर होके आई है, तो उसकी हाफ लाइफ होती है लेस देन 5 डेज। किसी से ट्रांसफ्यूजन किया है अपन ने, एक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कराते हैं अपन, एक प्लेटलेट किसी को चढ़ाते हैं, पीआरपी बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। एक पीआरपी अपन किसी को चढ़ाते हैं तो उससे प्लेटलेट काउंट 5,000 टू 10,000 बन जाता है, 10,000 बढ़ जाता है। मतलब कुल मिला के ये है कि एक पीआरपी आप किसी को चढ़ा रहे हो तो उससे प्लेटलेट सिर्फ 5,000 लगभग बढ़ेंगी, वो भी सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए बढ़ेंगी, है ना। नॉर्मल एक दिन में प्लेटलेट कितनी बन जाती है? नॉर्मल ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास प्लेटलेट डेली बनती है। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मली अपन जो है डेली बनाती है बॉडी, डेली 15,000 के आस प्लेटलेट बनाती है, ठीक है। तो ये कि अगर आप प्लेटलेट नॉर्मली जितनी बन रही है उससे अपन 1/3 ट्रांसफ्यूज करते हैं। एक और होता है, एक और ट्रांसफ्यूजन का मेथड होता है, एसडीएपी होता है, सिंगल डोनेट एफरेसिस प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या होता है, एक पेशेंट है, एक पेशेंट का ब्लड को 4-5 बार सर्कुलेट कर लेते हैं और जितना ज्यादा हो सकता है उससे निकाल। जैसे एक बार पीआरपी में क्या होता है, एक बार अपन ने निकाला, जितना भी अपना ब्लड निकला उसमें से प्लेटलेट निकाल लिए। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ प्लेटलेट निकालते हैं, उसका 3-4 बार सर्कुलेट कर लेते हैं, 3-4 बार नहीं और ज्यादा बार, 7-8 बार सर्कुलेट करते हैं। तो कुल मिला के 5,000 इंटू 10 मान लिया जाए तो 50,000 प्लेटलेट इससे एक बार में अपन बढ़ा सकते हैं। तो अगर किसी को सीवियर पेशेंट है उसको अपन एसडीएपी लगाते हैं, उससे 50,000 प्लेटलेट बढ़ जाएगा। हाफ लाइफ लेकिन इसकी तो उतनी ही होगी, लेस देन 5 डेज।
लेकिन अगर सीरियस कंडीशन है, पेशेंट एक्यूटली ब्लीड कर रहा है, तो उसको एसडीएपी बहुत फायदेमंद रहता है। तब आते हैं अपन आज का टॉपिक पे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अपन को पता करने के लिए कितने टाइप्स के होते हैं, और सबसे पहले आते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर, प्लेटलेट का बॉडी में सिर्फ एक ही काम है कि ब्लड के कोआगुलेशन को, मतलब जो ब्लड है ब्लड का कोआगुलेट करना, उसको ब्लीडिंग टाइम है, ब्लीडिंग टाइम को बीटी को नॉर्मल बना के रखना। ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग नहीं होना, कोई भी को इंजरी हुई है, इंजरी होने के बाद उसको रोक के रखना, ठीक है। इसके अलावा प्लेटलेट का बॉडी में कोई काम नहीं है। प्लेटलेट की कमी से सिर्फ ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई वीकनेस, कमी, ये सब कोई फीचर नहीं है। प्लेटलेट्स की ब्लीडिंग कब होती है? अगर प्लेटलेट नॉर्मल से अगर हाफ हो गई है, जितनी उसकी प्लेटलेट नॉर्मल थी उससे अगर आधी हो गई है, तो उसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिल सकते हैं। उसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसको नहीं मिलते अगर इससे कम है तो। अगर वैल्यू में देखी जाए तो वैल्यू में प्लेटलेट माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इनसिग्निफिकेंट होता है। इनसिग्निफिकेंट मतलब उसका कोई फीचर नहीं आता है। मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में इनिशियल माइल्ड पेटेची मिल सकते हैं। मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब 50,000 to 1 लाख काउंट। सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये एक ऐसी कंडीशन है, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन मिल सकते हैं। सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अलावा प्लेटलेट अगर 50,000 से ऊपर है तो उसमें कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन नहीं मिलते हैं। कॉजेज देखते हैं। कॉजेज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कॉजेज क्या क्या है? सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? सबसे पहला एक कॉज है फॉल्स टेस्ट। फॉल्स टेस्ट मतलब कि पेशेंट की प्लेटलेट तो नॉर्मल है, प्लेटलेट नॉर्मल है लेकिन टेस्ट में कम आ रही है। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेज पहले होते हैं कि आपने इनएडिक्वेट एंटीकोगुलेशन किया, मतलब ईडीटीए आपने डाला है, ईडीटीए अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया है, किसी भी कारण से मिक्स नहीं हुआ है, तो क्या होगा? प्लेटलेट क्लम्प बन जाएंगे, प्लेटलेट कोगुलेट हो जाएंगे। तो आप मशीन में जाओगे तो मशीन में जाने के बाद जो क्लम्प प्लेटलेट है वो उसको काउंटर डब्ल्यूबीसी गिन लेगा, तो डब्ल्यूबीसी फॉल्सली इंक्रीज दिखेंगे, प्लेटलेट फॉल्सली कम दिखेंगे। तो अगर किसी भी पेशेंट में अगर प्लेटलेट्स, पेशेंट नॉर्मल पेशेंट है, मतलब नॉर्मल पेशेंट मतलब असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, आप उसने इसका सीबीसी कराया, डब्ल्यूबीसी आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, प्लेटलेट कम दिख रहा है, तो एक आपके दिमाग में होना चाहिए कि हो सकता है इसको फॉर इनएडिक्वेट एंटीकोगुलेशन हुआ हो। दूसरा होता है ईडीटीए इंड्यूस्ड एंटीकोगुलेशन, मतलब कुछ एंटीबॉडीज होती हैं बॉडी के अंदर, वो ईडीटीए जब मिलता है उसमें ब्लड में, ईडीटीए मिलने के कारण क्लम्पिंग करने लगता है। ये भी एक तरीके की रिएक्शन है कि ईडीटीए मिक्स करो, उसके कारण उसको क्या हो जाता है? क्लैंपिंग होने लगती है। इसके लिए भी अगर पेशेंट क्लिनिकली असिम्प्टोमेटिक है, क्लिनिकली उसको मैच नहीं कर रहा है कि उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो फिर क्या करेंगे अपन? इसका ऐसी कंडीशन में मैनुअल प्लेटलेट काउंट कराएंगे फिंगर प्रिक से स्मीयर बनाएंगे, स्मीयर से उसको मैनुअल प्लेटलेट काउंट कराएंगे। ठीक है, सबसे पहला या मोस्ट कॉमन कॉज यही है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का। हमने देखा होगा बहुत सारी, कई लैब में अपन कराते हैं, एक लैब में कराए तो कम आ गए, दूसरी लैब में कराए तो ज्यादा आ गए, उसका यही मोस्ट कॉमन कॉज है। दूसरा जेनेटिक सिंड्रोम। जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं बहुत सारे, एक दो सिंड्रोम है। कंजेनाइटल सिंड्रोम है, उसमें कंजेनाइटली प्लेटलेट कमी रहते हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसमें माइल्ड टू मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलता है, मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलता है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ भी चीजें नहीं होती है, क्योंकि किसी भी एक रूल ऑफ थंब है कि प्लेटलेट अगर 50,000 के ऊपर है तो आप कोई भी मेजर सर्जरी कर सकते हैं, है ना। तो कहीं आपके पास जैसे फिटनेस के लिए पेशेंट आते हैं, प्लेटलेट कम दिखाते हैं, तो उससे कोई बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। अगर प्लेटलेट आपके 50,000 से ऊपर है, ट्रू प्लेटलेट मतलब
ट्रू प्लेटलेट 50,000 से ऊपर है, जिसका प्लेटलेट फंक्शन नॉर्मल चल रहा है, तो पेशेंट को कोई भी मेजर सर्जरी की जा सकती है। तो इसका अपन सिग्निफिकेंस नहीं मानते। फिर आते हैं अपन उसको डिवाइड कर देते हैं 3-4 पार्टों में। पहला है कि प्लेटलेट, एक चीज और बेसिक है, प्लेटलेट हमने पहले बोन मैरो में बताया था कि बोन मैरो में क्या होता है, प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल में रहती है। स्टेम सेल्स क्या करती है, यहां से इमैच्योर मेगाकैरियोसाइट बनाएगी, यहां से इसको मैच्योर मेगाकैरियोसाइट बनाएगी, मेगाकैरियोसाइट, ये आगे जाके प्लेटलेट बनाएगा। ये प्लेटलेट्स बॉडी में सिक्रीट होगी। ये प्लेटलेट्स का 1/3 ऑफ पोर्शन जो है स्प्लीन में रिजर्व रहेगा। 1/3 ऑफ प्लेटलेट स्प्लीन में ही रहती है, तो किसी भी कारण से अगर स्प्लीन बढ़ेगी तो प्लेटलेट पूरी की पूरी वहां पर रिजर्व हो जाएंगी और ब्लड में प्लेटलेट कम हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसकी हाफ लाइफ के हिसाब से उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे 7 to 10 डेज हाफ लाइफ है। उसके बाद नॉर्मल फिर वहां से बनने लगती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस हो गई। अब इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हो सकता है कि बोन मैरो में प्लेटलेट बन ही नहीं रही है, मतलब बोन मैरो सिंड्रोम्स। बोन मैरो सिंड्रोम्स है, बोन मैरो में किसी भी कारण से प्लेटलेट नहीं बन रही है, तो वो कारण हो सकते हैं। अब ये कारण कौन कौन से होते हैं? पहला है बोन मैरो में बनी रही है चीज एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया जिसमें कि पेशेंट की बोन मैरो डैमेज हो जाती है, बोन मैरो बनी नहीं रही है किसी भी कारण से। दूसरा होता है मैलिग्नेंसी, जो ल्यूकीमियाज होते हैं। ल्यूकीमियाज क्या होता है, बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। पूरा डिस्ट्रक्शन करने के कारण उसमें नहीं बनती है प्लेटलेट। अब मैलिग्नेंसी के बाद आप एंटी कैंसर ड्रग देते हो। एंटी कैंसर ड्रग जो क्या करती है, पूरे बॉडी में ही सप्रेस कर देती है बोन मैरो को। जब एंटी कैंसर ड्रग दोगे, ज्यादातर अपन ने देखा है एंटी कैंसर ड्रग देने के बाद कौन सा फिल्ग्रेस्टिन इंजेक्शन देना पड़ता है बोन मैरो को बढ़ाने के लिए, है ना। एंटी कैंसर ड्रग दे रहा हो तब हो सकती है। और कोई भी सीवियर एक्यूट वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये भी टेम्पररी बोन मैरो को सप्रेस करता है, तो पिक्चर देता है एप्लास्टिक एनीमिया जैसा, जैसे डेंगू में होता है। कॉज में पुअर डाइट भी हो सकता है। पुअर डाइट जो प्लेटलेट है, ये तो बहुत रेयरली है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि पुअर डाइट से प्लेटलेट कम हो जाते हैं। प्लेटलेट बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीज चाहिए नहीं है। ठीक, फिर आते हैं अब आ गई ये पेरिफेरल ब्लड में प्लेटलेट। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड में आ गई। अब प्लेटलेट जो है इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब इसका डिस्ट्रक्शन किस, हाँ, ये प्लेटलेट बोन मैरो सप्रेशन लिवर डिसीज में भी होता है। अब प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन कैसे कैसे हो सकता है? पहला इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है आईटीपी। आईटीपी का मतलब इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा मतलब इम्यूनोलॉजिकल है, ब्लड के अंदर प्लेटलेट को डिस्ट्रक्शन करने वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। जैसे ही प्लेटलेट यहाँ पे आएगी सर्कुलेटिंग ब्लड में, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। बहुत कॉमन कॉज है प्लेटलेट डिस्ट्रॉय करने का। इसके अलावा एक होता है फैंकोनी सिंड्रोम। फैंकोनी सिंड्रोम होता है, ये भी एक आईटीपी जैसे ही है। इसमें भी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती है, लेकिन उसमें एंटीबॉडीज उसमें हीमोलिसिस भी कराती हैं। तो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है, उसके साथ साथ अगर प्लेटलेट कम मिलते हैं तब उसको फैंकोनी सिंड्रोम बोलते हैं। फिर ऊपर आते हैं अपन, प्लेटलेट डिस्ट्रॉय कहाँ होंगी? अगर स्प्लीनोमेगाली है, स्प्लीन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वहां पे स्प्लीन इकट्ठी होती जाएगी। प्लेटलेट की वॉल अगर है, प्लेटलेट की वॉल है, कुछ ऐसे सिंड्रोम्स रहते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होता है जिसमें कि प्लेटलेट की जो वॉल है वो अच्छे से नहीं बनी है, तो उसके कारण प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो रही है। वो कंडीशन हो सकती है। वो कंडीशन होती है ड्रग्स के कारण। कोई भी आप ड्रग्स दोगे, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि प्लेटलेट डिस्ट्रॉय करती हैं। उसमें क्या क्या कॉमन नाम है? पहला है NSAID। इसलिए अपन बोलते हैं कि डेंगू में अगर जब तक दिक्कत ना हो तब तक NSAIDs नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक और कंडीशन होती है हेपेरिन, HIT, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हेपेरिन जो है ये प्लेटलेट के क्लम्प्स बना देती है। ये भी एक बहुत
बड़ी मैकेनिज्म है, इसको ज्यादा डिटेल में मत समझो, बस इतना ध्यान रखो कि हेपेरिन के पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकता है। कॉमन ड्रग्स नहीं है, इसके अलावा एस्पिरिन भी होती है। जो स्टेरॉइड क्या है, स्टेरॉइड का इसका उल्टा काम है। स्टेरॉइड जो है प्लेटलेट के डिस्ट्रक्शन को कम कर देती है, जो डिस्ट्रॉय हो रही है ना प्लेटलेट उसको कम कर देती है। इसलिए अपन पेशेंट जो प्लेटलेट कम है, एक्यूट सीवियर प्लेटलेट जो डेफिशिएंसी वाले पेशेंट आते हैं उन लोग को अपन स्टेरॉइड इसलिए भी देते हैं क्योंकि उसका डिस्ट्रक्शन कम कर देती है। जो बॉडी में नेचुरल एंटीबॉडीज होती है, नेचुरली थोड़ी बहुत एंटीबॉडी होती है जो प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन कम करती है, वो खत्म कर देता है ये स्टेरॉइड। इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में स्टेरॉइड इंडिकेटेड होता है। और डेंगू में भी अपन स्टेरॉइड ज्यादा इसी कारण से देते हैं। डेंगू में स्टेरॉइड देने का एक और काम है, वो जो विसरल लीकेज है वो भी कम करता है स्टेरॉइड को। ठीक है, कॉजेस तो लगभग यही है, बस आपको एग्जैक्टली लोकलाइज करना है प्लेटलेट्स का कॉज कहाँ पे है, जहां पे कॉज हुआ उसको ट्रीट करना है। आगे का एक दो कॉमन कॉजेज हैं, अपन उनका ट्रीटमेंट देख लेंगे। अब आता है जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिकेशन ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। ये बताओ किसी को पता है? 15,000 से कम प्लेटलेट का बताया था। इंडिकेशन आपने हमने बताया था, अगर मोर देन 50,000 प्लेटलेट काउंट है तो कोई भी मेजर सर्जरी की जा सकती है। अगर उसको कोई पहले से ब्लीडिंग, और अगर इसके साथ कोई अदर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन नहीं हो और कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं हो। 20,000 to 50,000 प्लेटलेट होती है, 20 to 50,000 प्लेटलेट होती है। इसमें माइनर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को किसी भी कंडीशन में पेशेंट की प्लेटलेट 20,000 से लेकर 50,000 तक है और पेशेंट एक्यूटली ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन दे रहा है तो इसका इंडिकेशन है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का। पहला है कि ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और उसके प्लेटलेट 20 to 50,000 है। अब लेस देन 20,000 और लेस देन 10,000 ये होता है आउट पेशेंट सेटिंग और ये होता है इन पेशेंट सेटिंग। मतलब कोई पेशेंट एडमिटेड है तो अपन 10,000 तक वेट कर सकते हैं, 10,000 से कम प्लेटलेट आएंगे तो अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। अगर कोई पेशेंट आउट पेशेंट सेटिंग में है, मतलब घर भी जाना चाहता है, तो अपन 20,000 से कम प्लेटलेट पे भी कम होंगे तो भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर देंगे विदाउट ब्लीडिंग, अगर उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो भी। ये प्रोफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं अपन, ये उसको मेजर कोई ब्लीडिंग नहीं हो। ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है। इसके यूजुअली जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग होती है काय से, जीआई ट्रैक्ट से, यूरिनरी में होता है, हेमेचूरिया से प्रेजेंट करता है, मेंसेस में ब्लीडिंग हो सकती है, एपिस्टेक्सिस हो सकती है, कोई काइमोटिक पैचेस आ सकते हैं बॉडी में। और मेजर अगर ब्लीडिंग होता है, मेजर तो कहीं पे भी हो सकती है। फिर कॉमन साइट होता है इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो सकती है। समझ में आ गया? 10,000 से अगर कम है तो हर कंडीशन में आपको देनी है प्रोफाइलेक्टिक, चाहे ब्लीडिंग हो रही हो नहीं हो रही हो। 20,000 से कम है तो 20,000 कम में अपन देख सकते हैं। पेशेंट अगर अपन एडमिट करके ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने पास प्लेटलेट की व्यवस्था है तो अपन देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि अगर और डाउन हो रहे होंगे तो चढ़ा देंगे, नहीं हो रहे होंगे तो फिर अपन वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जहां पे अपने पास प्लेटलेट ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है तो फिर इस पेशेंट को अपन को अपने पास नहीं रखना है, हायर सेंटर भेजना है। अगर 20,000 से 50,000 प्लेटलेट है तो फिर अगर पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन अंटिल नहीं करना तब तक कि उसको ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। अगर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो रहा है, कहीं से भी एपिस्टेक्सिस या काइमोटिक पेच आ रहा है, तब तो करना नहीं है उसको। प्लेटलेट में तो लगभग इतना ही है पढ़ने का। और बताओ, कुछ पूछना है तो पूछो। प्लेटलेट का सिर्फ एक ही मैनेजमेंट है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना और ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, प्लेटलेट्स का बॉडी में कोई इफेक्ट तो आता नहीं, कोई ट्रीटमेंट, कोई सिम्टम्स तो होता ही नहीं, सिर्फ एक ही सिम्टम्स होता है ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन। अगर ब्लीडिंग हो रही है प्लेटलेट का तो प्लेटलेट ही चढ़ाना है। डेक्सा दे सकते हैं कि जो प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन कम कर दे। डेक्सा एक्चुअली थोड़ी बहुत बॉडी में एंटीबॉडीज तो होती है जो कि प्लेटलेट डिस्ट्रॉय करती है, तो वो कम कर देता है। बाकी जो आईटीपी है, आईटीपी की तो ड्रग ऑफ चॉइस है। कॉमन जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट आते हैं, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट एक्यूट ब्लीडिंग क्या टारगेट क्या है अपना, एक टारगेट देख सकते हैं पेशेंट में। जो
कई पेशेंट होते हैं जिनको प्लेटलेट कम ही होते हैं, बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जिसमें जैसे लिवर डिजीज हो गया, स्प्लीनोमेगेली हो गया, आईटीपी हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, इन सब में प्लेटलेट कम आएंगे। आप सीबीसी कराओगे किसी के 20,000 किसी के 30,000 ऐसे ही प्लेटलेट मिलेंगे। तो अपन को टारगेट क्या है, करना क्या है इस पेशेंटों को, प्लेटलेट बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है? प्लेटलेट बढ़ाने की कोई ड्रग तो है ही नहीं, तो अपन को प्लेटलेट इनको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब तक प्लेटलेट 20,000 से ज्यादा आ रहे हैं तब तक पेशेंट को कुछ नहीं करना है। पेशेंट को सिर्फ एडवाइस कर दो कि आपको ये बीमारी है, इसमें प्लेटलेट थोड़े बहुत कम ही रहेंगे। अगर ट्रीट कब करना है, ट्रीट तभी करना है जब इन कंडीशन में प्लेटलेट 20,000 से भी कम हो रहे हैं या फिर पेशेंट को रिकरेंट ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो रहा है। कई पेशेंटों में रहता है जैसे एप्लास्टिक एनीमिया और आईटीपी है, इन पेशेंटों में पेशेंट को एपिस्टैक्सिस हो जाती है, तो उसके लिए अपन बोट्रोक्लोड नेजल ड्रॉप दे सकते हैं, ठीक है। और एप्लास्टिक एनीमिया और आईटीपी का नॉर्मल ट्रीटमेंट तो अपन देंगे, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। आईटीपी के लिए स्टेरॉइड ही देना पड़ता है। एप्लास्टिक एनीमिया का बहुत सारा ट्रीटमेंट है, जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया, डानाजोल, डेप्सोन। डेप्सोन तो सर लेप्रोसी में भी चलता है। हाँ, लेप्रोसी में भी चलता है, उसी का ड्रग है। हाँ, इसमें भी देते हैं साइक्लोफॉस्फामाइड। हाँ, एक और ड्रग होती है एल-ट्रम्बोपैग। एल-ट्रम्बोपैग है, बहुत कॉस्टली मेडिसिन है, लगभग इसका 25 और 50 मिलीग्राम में आती है। इसका ऑलमोस्ट मंथली जो कॉस्ट होता है 50,000 के आसपास होता है। आईटीपी और एप्लास्टिक एनीमिया दोनों के लिए अप्रूव्ड है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते थे वहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि वहाँ तो आईटीपी के पेशेंट ढेरों आते थे और वहाँ पे ये मिल भी जाती थी, सस्ती मिलती थी वहाँ पे। जो उनके जो जैसे यहाँ आयुष्मान है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी एजेंसी थी जो कि फ्री में देती थी। तो इन दोनों के लिए अप्रूव्ड ड्रग है। इसमें इसको 1 हफ्ते देने के बाद प्लेटलेट इंप्रूवमेंट होना चालू हो जाता है। आईटीपी के लिए तो क्लास 1 इंडिकेशन है, इसके लिए क्लास 2 इंडिकेशन होता है प्लास्टिक एनीमिया के लिए एल-ट्रम्बोपैग। आईटीपी के पेशेंट में जब उनको हाई स्टेरॉइड तो उसमें भी कवर होता है। आईटीपी पेशेंट जैसे किसी पेशेंट को स्टेरॉइड दो, स्टेरॉइड देने से वो तुरंत इंप्रूवमेंट हो जाता है, लेकिन हम देखें 100 में से 10 पेशेंट ऐसे होते हैं वो रिफ्रैक्टरी आईटीपी होते हैं। या फिर कहना चाहिए आईटीपी 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी मतलब कि जो यंग एज में होता है, जो सेकेंडरी आईटीपी उन लोग को होता है जिन लोग को नॉन केस ऑफ लिवर डिजीज है, सीएलडी है और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीओपीडी, इन वाले पेशेंट को ये बहुत रिफ्रैक्टिव होता है, ये स्टेरॉइड को रिकवर नहीं होता। ये तो स्टेरॉइड से ठीक हो जाता है, ये स्टेरॉइड से बिल्कुल ठीक नहीं होता। स्टेरॉइड दो, आप पहले स्टेरॉइड नॉर्मल दे दोगे, आप ओरल टैबलेट प्रेडनिसोलोन दो, उसके बाद उसको स्विच ऑफ करो डेक्सा में, उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन दो, उससे ठीक नहीं होता तो फिर हम या फिर स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट आने लगते हैं तो फिर हम उसको एल-ट्रम्बोपैग देते हैं। एल-ट्रम्बोपैग से भी नहीं ठीक होता तो फिर उसके लिए फिर अपन को वो आते हैं दूसरा, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो सब देते हैं उसमें फिर आगे। और क्या बताना था, बस इतना है। सर एक्यूट ब्लीडिंग रोकने सिम्टम को कॉनोस्टेट इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, ट्रांसमिट एसिड, टेनेक्सा रोक सकते हो, लेकिन टेनेक्सा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग ही रहता है, इस पे काम नहीं करेगा, इसका रिलेशन नहीं रहता उससे। ये जो ब्लीडिंग टाइम रहता है, अगर प्लेटलेट्स के कारण ब्लीडिंग हो रही है तो उसका है विटामिन के भी दे सकते हैं ना सर ब्लीडिंग रोकने के लिए। विटामिन के का काइंड प्लेटलेट कम रहेगा तो वो काम ही नहीं करेगा ना कह रहे ना, प्लेटलेट का अलग रोल है। प्लेटलेट्स में आप टेनेक्सा, विटामिन के ये सब काम नहीं करते। अगर प्लेटलेट कम है तो आप सिम्टोमेटिक थोड़ा बहुत दे सकते हो, नहीं तो प्लेटलेट कम है अगर उसके कारण ब्लीडिंग हो रही है तो आपको प्लेटलेट ही ट्रांसफर करने हैं। ये जैसे जो ना बीटी, सीटी, पीटी, आईएनआर, तो ये सब जो होते हैं पीटी, आईएनआर, जैसे विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर के लिए विटामिन के नेसेसरी होता है। तो किसी भी पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो रही है उसमें अपन विटामिन के इसलिए देते हैं कि अपन को लगता है कि अपन प्रिज्यूम करना है कि उसको विटामिन के कम है। तो विटामिन की कम कब होता है? एक्चुअली सर वो नहीं होता है। विटामिन के सिर्फ विटामिन के सही है, विटामिन के फैट सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल होता है। तो आपके अगर जीआई अपन कहीं किसी भी कारण से बाइल बंद हो गया है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया है, अगर बाइल किसी भी कारण से आपके इंटेस्टाइन में नहीं आ रहा है तो सॉल्युबल यहाँ से जो बॉइल है बाइल नहीं आएगा तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा विटामिन के, तभी विटामिन के की कमी आएगी।
तो विटामिन के एक्चुअली इंडिकेटेड तभी होता है जब पेशेंट को कोई ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से कहाँ अगर ब्लीडिंग हो रही है तो, बाकी कोई भी कंडीशन में अपन सब दे रहे हैं, बाकी काम कुछ नहीं होता।